महाराष्ट्र में H3N2 वायरस के करीब 352 पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। पुडुचेरी में 16 से 24 मार्च तक इस वायरस के चलते स्कूल बंद रहेंगे, यानी कि 11 दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। उनकी पढ़ाई का जो हो सो हो। वहीं कई लोगों को इस वायरस के चलते सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कोरोना के समय हुआ था। तो इस वायरस को कोरोना से हटकर नाम क्यों दिया गया है? वहीं हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस वायरस का शिकार बन चुके हैं और इससे आखिर बचें कैसे? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में श्वास विशेषज्ञ और जाने माने डॉक्टर अजमत करीम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू फॉर पुटिंग मी ऑन लाइव फॉर दिस इम्पोर्टेंट कॉज। जी जैसा कि आप अभी अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं और सांस की दिक्कत हो रही है। जी सर। और कोरोना के लिए ये वायरस अलग कैसे है? तो बच्चों को स्कूल से बंद किया गया है और बच्चों में जल्दी फैलता है कि बच्चों की इम्यूनिटी एडल्ट से अलग होती है। जी। और बच्चे ही स्कूल से ये वायरस लेके आते हैं अपने घर में और फिर उनके माता पिता और उनके दादा दादी और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनको जल्दी से फैलता है घरों के अंदर। जो दूसरी बात आपने कही कि ये कोरोना से ये अलग कैसे है, तो कोरोना एक नोवेल वायरस था जो पहली बार दुनिया में आया था, जबकि H3N2 जो है वो 1967 से 1967 से इसका एग्जिस्टेंस है। लेकिन हुआ ये कि कोविड के बाद हर चीजों की शक्ल बदल गई। इंसान के काम करने का तरीका बदल गया, तो वायरस ने भी अपना तरीका बदल लिया। इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गई, तो वायरस ने भी अपने सिम्टम्स बदल लिए। तो इसीलिए जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने में कि वाकई ये कोविड है या वायरस में H1N1 है या H3N2 है या और कोई वेरिएंट है वायरस का। लेकिन मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप अभी इस वायरस से निकला है और वहां पे आराम से सारी जिंदगी नॉर्मल पटरी पे आ गई है। ओके, तो सर मतलब ये खतरनाक नहीं है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये मतलब बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरस है ये इसका पेनिट्रेशन पावर लंग्स के अंदर जाता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि ये अपर एयरवे में लैरिंक्स, जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, उसके आसपास ही रहता है और लोगों को खांसी होती है, ड्राई कॉफ होती है। ऐसे लोगों का अगर हम एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं तो वो नॉर्मल आता है। हाँ, लेकिन चूंकि मेन एयर वे पे ये अपना फोकस करता है और वहां पे स्वेलिंग होती है, तो कई लोगों को चोकिंग होती है, रात में उठ के लगता है कि मेरा सांस बंद हो रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। हम सिंपल एंटी एलर्जिक देते हैं, गार्गलिंग के लिए बोलते हैं, स्टीमिंग के लिए बोलते हैं, और वो ओवर द टाइम आराम से निकल जाते हैं लोग। लेकिन ये डेफिनेटली पहले के इन्फ्लुएंजा वायरस से इसके सिम्टम अलग है और इसका ड्यूरेशन ऑफ जो बीमारी का एलिमेंट का टाइम पीरियड है कि कोई भी इन्फ्लुएंजा पहले 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता था, ये कई लोगों में 2 हफ्ते, कई लोगों में 3 हफ्ते तक चलता रहता है। खांसी का सिम्टम जो है प्रोलॉन्ग करता है और बाकी चीजें ग्रेजुअली सेटल हो जाती हैं। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे इसी से रिलेटेड। ये तो आपने सिम्टम्स की बात करी, ये बता दिया कि हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन इससे हम बच कैसे सकते हैं? होने से पहले अगर मैं जैसे एक आम इंसान हूँ और इंसान को कैसे बचे? बचने का ये कि जैसे हम कोविड लाइक सिम्टम्स में बिहेव करते थे वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। चूंकि इसका जो कंटेमिनेशन पावर है बहुत हाई है, तो आपको कोविड लाइक बिहेवियर अपनाना है। आपको हाथ साफ रखने हैं, आपको मास्क पहनना है, क्राउडेड जगह में नहीं जाना है, और अगर जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन लेने हैं। घर वापस आने के बाद आपको सीधा वॉशरूम में जाके अच्छे से आपके हाथ पांव धोने हैं और हो सके तो हॉट बाथ लेके तब घर में आना है। और किसी को अर्ली सिम्टम्स देखते हैं अगर घर में, तो उसको फौरन आइसोलेट कर दे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी एक आदमी, ताकि आपके घर में ना फैल पाए, उसको आइसोलेट कर दे। जैसे हम कोविड बिहेवियर कर रहे थे पहले, वैसे ही करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो मतलब वही सेम प्रोसीजर जो चला आ रहा है वही हमें फॉलो करना है, कोई और एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। जी ओके। तो डॉक्टर साहब, एक और अभी जो हम हाल फिलहाल में हमें न्यूज़ मिली थी कि ये खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में मौतें भी हुई है इस वायरस के चलते। तो अगर कोई भी शख्स जैसे इससे ग्रसित हो जाता है, आपने बता दिया कि ये खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मौतें हुई हैं तो कोई इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, ग्रसित हो जाता है इससे, तो कैसे बचे? मतलब अब क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, जी, जिनको कोमॉर्बिडिटीज फैक्टर ज्यादा है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, हार्ट की सीवियर बीमारी है, या किडनी डिजीज है, या पहले से कोई निमोनिया हुआ है,
ठीक है, लंग कमजोर है, ILD की बीमारी है, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन ऐसे सारे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि हर साल ये इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन जरूर लगाएं। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जिन लोगों ने भी लगाया हुआ है, मेरे अभी नवंबर से अभी तक की प्रैक्टिस में किसी को इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज नहीं हुई है। हालांकि मैं रोज OPD में अभी ऐसे पेशेंट्स के नंबर बढ़ गए हैं जिनको ड्राई कॉफ, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, खाना खाने में, या कई बार खांसी इतनी तेज होती है कि उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस जैसे लोग खुद ही परेशान होकर आते हैं, उनको कोविड का डर लगता है कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है, मेरे को ये टेस्ट करा दीजिए, CT करा लीजिए, COVID-19 करा लीजिए। अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं कोविड के बाद और खुद अपने से डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं और अपने टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन जो बहुत कम सेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डरना चाहिए, और उनको वाकई डरना चाहिए। अगर उनकी वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये 2 वैक्सीन होती है, एक को हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं जो हर साल लगता है, और दूसरे को न्यूमोकॉकल वैक्सीन कहते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब, एक जो आपने जैसा कहा कि वही हमें प्रिकॉशंस लेने हैं जो हमने कोरोना में, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं और डॉक्टर के पास जाने से पहले घबराते नहीं हैं, जो पहले हिचकिचाहट आती थी कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही हालचाल कोरोना के थे और ऐसे ही H3N2 के हैं, तो फ़र्क क्या है दोनों में? फर्क ये था कि कोविड में चूंकि नया वायरस था तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी। ठीक है, और वो उसका पेनिट्रेशन पावर लंग के हर एरिया में था। ठीक है, ये अपर एयरवे से नीचे इसका पेनिट्रेशन है ही नहीं। ये सिर्फ जो है आपके ट्रैकिया और वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स के आसपास ही रहता है और वहीं पे इरिटेट करता है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इसकी सूजन को खत्म होने में, खांसी कम होने में, लेकिन किसी के एक्सरे में कोई पैच नहीं होता, कोई निमोनिया लाइक सिम्टम्स नहीं होते, कोई फीवर नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल वायरल सिम्टम्स जो है आपको बताया वही होते हैं, लेकिन ये तो ज्यादा देर तक रहता है, वो कॉफ रहता है, ड्राई कॉफ। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने कफ की बात करी अभी हाल ही में, तो इसमें ये भी चीज बाहर आ रही है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और जैसा कि आपसे बढ़िया सांस बताया कि जो एंट्री पॉइंट है लंग का, जी एंट्री पॉइंट है, वहीं पे ये सूजन कर देता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड आने में दिक्कत होती है और लोग चोकिंग फील करते हैं। तो उसी वजह से लगता है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को हम समझा देते हैं कि क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है, तो वो 2-4 दिन 5 दिन में ग्रेजुअली ये सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं और वो फिर ठीक हो जाते हैं। हमें कोई हाई एंड एंटीवायरल ड्रग जो कोविड में थे या स्वाइन फ्लू में जो ऐसी दवाइयों को देने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो मतलब अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो नॉर्मल एक्सरसाइजेस से भी ठीक हो सकता है? नॉर्मल एक्सरसाइज करें, जो गार्गलिंग करें, स्टीम ले लें, ठीक है, और जो नियरेस्ट फिजिशियन है उनसे टच में रहें और उनके अपने सिम्टम को अपडेट करते रहें। हालांकि पेशेंट्स पैनिक होके आते हैं कि हमें जो है आप CT स्कैन करा दीजिए, मुझे कोविड हुआ था और मैं डर गया हूँ, कहीं कोविड तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स के हम सारे टेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। ओके, तो क्या सर, जैसे हमने देखा था कोरोना, और इसको हम लास्ट कंपैरिजन जो मैं इसके सामने रखता हूँ कि कोरोना में म्यूटेशंस हुए थे कोरोना वायरस में, जो हम देखते थे ओमिक्रॉन वेरिएंट निकला, तो क्या इसका भी कोई वेरिएंट निकल सकता है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। क्या होता है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस तरह से कोविड अपने वेरिएंट बदल रहा है, उसी तरह से ये स्वाइन फ्लू के जो वेरिएंट्स हैं ये भी अपने को म्यूटेट करके अपनी शक्ल बदल रहा है। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि हम टेस्ट कराते हैं H1N1 या H3N2 के, तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इन्फ्लुएंजा नहीं है। ठीक है, अगर आपको सिम्टम है तो आपको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है तो आपको सीरियसली लेना चाहिए, आइसोलेशन में रहना चाहिए ताकि ये दूसरे को ना फैले, और जो हम एडवाइस देते हैं उसको आप सख्ती से उसको अपनाएं, और जो दवाई देते हैं टाइम टू टाइम उसको कंटिन्यू करें। ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन है, जिसकी उम्र ज्यादा है और उनको कॉमोर्बिडिटीज हो चाहे नहीं हो, ऐसे लोगों के लिए ये खतरनाक है इन्फ्लुएंजा। जी, तो डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे कहा कि आप नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होती है वो लगवाएं, तो क्या इसके अलावा कोई और वैक्सीन है पर्टिकुलरली? क्योंकि ये तो आपने अभी तक बताया। दो वैक्सीन आपको बताया कि एक वैक्सीन तो निमोनिया की होती है, जिसको निमोकॉकल वैक्सीन कहते हैं, और दूसरी इन्फ्लुएंजा की होती है। ऐसे सारे लोग जिनको लंग्स की बीमारी हो और डायबिटीज हो या इम्यूनिटी कम हो, इसके लिए WHO की गाइडलाइन है, इनके लिए मैंडेटरी है दुनिया के हर मुल्क में कि ऐसे लोगों को ये वैक्सीन लगनी ही लगनी है। जी, हम भी अपने सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि ये सारी वैक्सीन जो टाइम पे, जब भी वेरिएशन ऑफ
क्लाइमेट होता है तो उस टाइम पे नॉर्मली हम दिवाली से पहले ही सितंबर में आता है एक ये वैक्सीन, और एक बार जनवरी या जून में आता है, तो उस टाइम में अपने सारे पेशेंट्स को लगाते हैं। और जिनको भी वैक्सीन लगा हुआ है, दर्शकों को, जो भी हमारे पेशेंट सुन रहे होंगे, उनको ये अंदाजा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को भी लगा है उनको इससे डरने की जरूरत नहीं है। उनको अगर सिम्टम होगा भी तो सीवियरिटी ऑफ इलनेस नहीं होगा। ओके डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि खान पान के ऊपर है। अगर किसी को होता है चाहे नहीं होता है, लेकिन खाना जो है वो हर इंसान की ज़रूरत होता है, उसमें क्या बदलाव करने चाहिए एक शख्स को? इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डायबिटीज या कोई रिस्ट्रिक्शंस फूड की नहीं है तो नॉर्मल फूड एंड बेटर न्यूट्रिशन अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए खाना चाहिए, ठीक है जी। और अनलेस की कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन, किडनी डिजीज या फिर किसी डायबिटिक पेशेंट्स को है या हार्ट डिजीज को है, तो उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हम लिफ्ट नहीं करते। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए खाने पीने में किसी तरह के बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सभी सवालों का इतनी बखूबी जवाब दिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें हमने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान की वो सभी लोग ध्यान में रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि इससे डरे नहीं, इसके सामने खड़े रहें और अपने नॉर्मल रूटीन जो आपने कोरोना के दौरान फॉलो किया, जो आप अभी भी कर रहे होंगे, मास्क लगाना, भीड़ में ना जाना, इन सब का ध्यान रखें। हालांकि अभी ये वायरस इतना नुकसानदायी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बात ज़रूर कही है कि ये वायरस भी अपने आप को उसी तरह बदल रहा है जिस तरह से कोरोना ओमिक्रॉन में बदला था। तो अपना ध्यान रखें और इन सब के बारे में ज़्यादा ना सोचकर जो आप डेली लाइफ जी रहे हैं उसके बारे में सोचें, अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया टीवी। मेरा नाम है आर्यमन गौतम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।